गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप डियर मेरा ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर होगा। क्या चल रहा है? वेलकम एवरीवन। आदिल, हाशिम, राशिद, अहमद, सहरीश, इकबाल, अनायत, बिल्किस, क्या बात है भाई, चंदीप, सादिया, इंद्रजीत, अभिजीत, शबीर खान, आकिब, अभिषेक, उर शफी, प्रियंका, इकबाल, विशाल, हसन, अहमद, इम्तियाज, फैजाना, जीशान, क्या बात है डियर। अब और बाकी सबके नाम नहीं ले रहा मैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नासर, इकबाल, अभिजीत, दर्शन हो गए आपके। ओके, ठीक है। सरकाजम तो नहीं है ये? ओके, शर्मा जी है। चलो। चलो डियर डियर, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं मैंने उनको बता रखा ऑलरेडी अपने ग्रुप्स में या अपने मैसेजेस में कि ट्रैवलिंग पे हूं मैं अभी। ओके, तो मैंने आई थिंक आज ही किसी से बात हुई थी मेरी, तो मैंने बताया था कि अभी ट्रैवलिंग पे हूँ, दिल्ली आया हुआ हूँ फैमिली के साथ। आई थिंक कल हुई थी, सादिया से मेरी बात हुई थी। तो विल बी बैक इन स्टूडियो इन चंडीगढ़ बाय सेट फ्राइडे, मोस्ट प्रोबेबली बाय फ्राइडे। और यहाँ मेरे बहुत ही एक अजीज दोस्त, उनको मैंने बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके वेटनसडे से क्लास स्टार्ट करना था और चंडीगढ़ में क्लासेस होती है जनरली, तो उन्होंने बोला यार क्लासेस लेने की नियत रखो, कहीं से भी हो जाएगी। मैंने कहा सर कैसे? कहते आपको क्लास कब, आपका शेड्यूल कब था? मैंने कहा आज से ही था। तो कहते आप तुरंत मेरे घर आइए। तो बस अभी शाम को बात हुई, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो कहते ठीक है सर आइए। तो उन्होंने मेरी तुरंत क्लास अरेंज करवा दी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। मुझे नहीं पता आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो, बट कहीं ना कहीं अगर आप यूट्यूब देखते हो, इंस्टा देखते हो, कुछ स्क्रॉलिंग करते हो, तो आपने उनको या अभी तक नहीं भी देखा होगा तो कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार जरूर दिखोगे। ईसी इलेक्ट्रिकल सीएससी वालों के लिए बहुत ही फेमस शहर हैं। ठीक है, तो मैं आज की क्लास डियर ले रहा हूँ और शायद कल की भी लूंगा क्लास चंदन झा सर के घर से। तो मैं उनके स्टूडियो से डियर आपकी क्लास को अरेंज कर रहा हूँ। ओके डियर, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे मित्र है मेरे जो जम्मू में वेट कर रहे हैं आज की क्लास का। और हमने अनाउंस भी बहुत पहले कर दिया था कि 2 बैचेस आपके चलेंगे, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। मॉर्निंग में सुशांत सर आपको ऑलरेडी आरसीसी पढ़ा रहे हैं। ओके, और इवनिंग में डियर इसको मैं मुकल्लफ करूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर के सेशन के साथ। और थोड़ी देर बाद मैं आपको अपने बहुत ही अजीज मित्र चंदन सर से भी रूबरू करवाऊंगा। ओके, थैंक्स अहमद, थैंक्स प्रियंका, विशाल, थैंक यू। ओके डियर, तो थोड़ा सा मैं आपसे, पहली क्लास आपको पता है जिन्होंने मेरे से सर्वे पढ़ा है, तो पहली क्लास में मैं जनरली इंट्रोडक्शन ही देखता हूँ। ठीक है, तो हाल फिलहाल में मैंने सर्वेइंग कंप्लीट किया है। हाँ, हालांकि प्लेन टेबल का एक लेक्चर बचा है, ठीक है, बट मैं मंडे ट्यूसडे से आई थिंक मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, तो इसलिए वो वाला लेक्चर मैं अपलोड करवा दूंगा। रिकॉर्ड हो चुका है, उसको अपलोड करवाना बाकी है बस। और रही बात मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर्स की, वैसे तो मैं आपको बात बताऊं कि आरसीसी भी मैं खुद ही पढ़ाना पसंद करता हूं, बट ड्यू टू दिस अनफोर्सिन कंडीशन में क्या कहते हैं, सिर्फ मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर्स ही अभी आपको हाल फिलहाल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वो भी आप, अभी मैं आपको प्लानर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अब मैंने जो अपनी ट्रिप है, ये 2 तारीख को मैं ट्रैवलिंग करूंगा अगली बार दिल्ली से, तो 2 तारीख की क्लास मैंने फिर से ऑफ रखी है। तो टोटल आपके करिकुलम को मैं 31 मई तक लेके जा रहा हूं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने और विपिन सर ने यूट्यूब पे सेशन भी लिया था और आपको बताया था कि आपका मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर 31 मई तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका जेके एसएसबी जेई का जो सिविल का जो कोर्स है, उसको मैंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने प्लानर पे सेट किया है। आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे हम रिजिड बॉडीज के ऊपर। ठीक है, तो इस कोर्स की ना एक बड़ी फनी सी बात मैं आपको बताता हूं। ये कहने को मैकेनिक्स है और स्ट्रक्चर्स है। मैकेनिक्स की टॉपिक तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बट स्ट्रक्चर का एक भी कोर टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास इंटरनेट अभी उपलब्ध है तो आप अपने जाकर के मोबाइल पे या लैपटॉप पे
सर्च मारिए कि कोर्स क्या है जेकेएसएसबी का, मैकेनिक्स और एसए का, तो आपको एसए का एक भी डेडिकेटेड टॉपिक नहीं मिलेगा सिवाय ट्रस्ट के। जितने भी टॉपिक यहाँ पे मौजूद है वो सारे के सारे टॉपिक डियर आपके मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के हैं। वो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स के टॉपिक उपलब्ध है। स्ट्रक्चर का कोई टॉपिक है ही नहीं सिवाय एक ट्रस्ट के। तो मैंने पूरे आपके करिकुलम को डिवाइड किया है इवनली इन नंबर ऑफ लेक्चर्स में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 30 अप्रैल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, और 31 को हम लोग कोर्स खत्म करेंगे। और एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 मई को मैंने क्लास इंटेंशनल ऑफ रखा है, अदरवाइज क्लासेस आर ऑफ ओनली ऑन संडेज, ओके, बट 2 मई को मैंने क्लास यहाँ पे डियर क्या रखा है, ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। तो आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन और रिजिड बॉडीज के ऊपर। इनडिटर्मिनेसी इन ट्रसिस है डियर। मैंने आपको क्या बोला था कि सिर्फ ट्रसिस ही एक ऐसा टॉपिक है, सिर्फ ट्रसिस एक ऐसा टॉपिक है जो स्ट्रक्चर का है, बाकी सारे टॉपिक्स मैकेनिक्स और सोम के, इजंट इट। तो चलिए डियर आप देख सकते हो ये है आपका टोटल प्लानर यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल लगभग आप देख सकते हो कि आपके 22 से 23 लेक्चर का ये प्लानर है। तो इसमें हम अपने पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। और जो लोग डियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2 अप्रैल से, तो उनका मैं बता दूं कि सर्वेइंग खत्म हो चुका है, आज वाटर सप्लाई खत्म हो गया, विपिन सर ने अभी बताया मेरे को, ठीक है। और आरसीसी उनका स्टार्ट हो चुका है, मैकेनिक्स और सोम उनका इवनिंग में मैंने स्टार्ट कर दिया है, ओके। और टाइमलाइन मैंने आपको दे रखी है कि यहाँ पे कोई भी चीज रैंडम नहीं होने वाली। ईच एंड एवरी शेड्यूल हमने आपको दे दिया है, यूट्यूब पे पब्लिक कर दिया है। 10 अगस्त इज द डेट जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है दोस्तों, जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है, ओके। और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए हम लोग रिवीजन बैचेस भी रखने वाले हैं। अदरवाइज दे कैन ऑलवेज गो फॉर रिकॉर्डिंग, बट वी पीपल डू नॉट बिलीव इन रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। रिकॉर्डिंग ही चाहिए होगी तो हम आपको कोर्स शुरू करने से पहले ही दे देते, और लोग देते होंगे, बट हम लोग लाइव पढ़ाने पे ध्यान रखते हैं डियर, ओके। और लोग डेमो मांगते हैं, तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर 3 लेक्चर यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो आज का लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कल, तो डोंट वरी फॉर दैट। इज इट क्लियर? सर ये तो जेकेएसएस वाले चूना लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। चूना देखो, इंजीनियर्स करियर ग्रुप होते हुए आपको, ग्रुप ध्यान दीजिएगा, इंजीनियर्स करियर ग्रुप होते हुए डियर आपको चूना को नहीं लगा पाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है डियर। अच्छा डियर, और मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास ऑलमोस्ट कैंसिल ही थी, बट शायद आप लोगों की दुआएं थी जिसके कारण मैं आज की क्लास ले पाऊंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने दोस्त के बारे में भी दूंगा आज, जिनके यहाँ पे मैं आया हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि 5-7 मिनट वो भी आपसे बात करें, ठीक है। और फिर मैं अपना सिलेबस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं जल्दी से आपको सिलेबस बता देता हूं कि अगर आप मैकेनिक्स और ऐसे का सिलेबस खोल के बैठे हो तो इंट्रोडक्शन रिजिड बॉडीज आज कवर करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज कल कवर करेंगे, फोर्सेस एंड मोमेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, देन फ्रिक्शन, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन मशीन्स, फिर ट्रसेस पे 2 लेक्चर है, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन पे 1 लेक्चर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे 1 लेक्चर है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर 1 लेक्चर है, एसएफडी बीएमडी के ऊपर 2 लेक्चर है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के ऊपर मैंने 3 लेक्चर दिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर 1-1 लेक्चर है, बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर 2 लेक्चर है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के ऊपर 1 लेक्चर है, शियर स्ट्रेस और शियर सेंटर्स के ऊपर 1-1 लेक्चर है, प्रेशर वेसल्स के ऊपर 1 लेक्चर है, टॉर्जन के ऊपर 1 लेक्चर है, और कॉलम के ऊपर भी डियर 1 लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। यस अमन जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अमन, हेलो अमन, आप ऑडिबल हो, आप बोलिए। अमन,
You raise your hand. हाँ, क्लास की टाइमिंग फिक्स करने के लिए बात हो रही है। तो डियर, क्लास की टाइमिंग आज से नहीं, बहुत पहले से फिक्स्ड है। क्लास की टाइमिंग आज से नहीं, 2 अप्रैल से फिक्स्ड है। आपको टोटल क्लासेस 3 स्लॉट में दी जा रही है। मॉर्निंग स्लॉट सिंगल क्लास, इवनिंग स्लॉट 2 क्लास। मॉर्निंग का जो क्लास का स्लॉट है दैट इज बिफोर 9 AM। इवनिंग का जो स्लॉट है दैट इज आफ्टर 7 PM टिल 11 PM। ओके, तो आपकी कोई भी क्लास मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 7 के बीच में नहीं हो रही। उसके अलावा जो टाइम है वो हमारा है, प्रिपरेशन का टाइम है। आर यू गेटिंग इट और नॉट विशाल भाई? या तो क्लास आपकी 9 से पहले खत्म हो जाएगी या 9 पे खत्म हो जाएगी मॉर्निंग, या शाम को 7 बजे के टाइम बाद होगी। ऑब्वियसली बात है, रात को 12-1-2 बजे तो क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ओके, तो क्लासेस टाइमिंग्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक है डियर? ओके सर, ओके। सो नाउ आई वुड लाइक टू से चंदन सर कि थोड़ी सी बातचीत आपसे कर ले, थोड़ी सी बातचीत आपसे कर ले, क्योंकि मेरे को तो पहली बार मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? ऑडिबल? भाई एक बार जोर से अप्रिशिएट कर दीजिए, बता दीजिए। ओके, सबसे कम बात कर लीजिए। आप लोगों के फील्ड का लकी हो आप लोग कि सर आपसे बात करने वाले। और लकी का ही कॉल आ गया। सो एक्चुअली सिविल के जो बच्चे हैं वो तो मुझे नहीं जानते होंगे, बट ईसी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस के जो बच्चे होंगे वो जनरली मुझे जानते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। बट आप लोगों को बस इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि यू आर इन सेफ हैंड। बट कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत होती है, राइट? जो मैं जनरली आपसे डिस्कशन करूंगा। पढ़ाने के लिए तो आपको देखो नोट्स, कंटेंट दुनिया भर में ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। आप लोगों ने तो फिर भी मेरे ख्याल से कोचिंग ज्वाइन किया है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सर्च करो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसके कंटेंट आपको ना मिले। फिर भी आप कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ, शायद किसी का माइक ऑन है, जस्ट बिकॉज ऑफ, यस मोहम्मद। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपके पास कंटेंट दुनिया भर में, सब जानते हैं सब यस हाँ, मतलब कहीं ना कहीं देखा होगा, मैंने दुनिया भर में बहुत सारी जगह पढ़ा लिया, तो कहीं ना कहीं टकराया होगा ऑनलाइन में। बट मैं आपको बस ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हर जगह आपको कंटेंट मिल जाता है, बट एक चीज है जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि क्या वो कंटेंट सही है, वेरीफाइड फॉर्म में है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल रहता है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हर एक एग्जाम का अपना खुद का एक डिमांड है। क्या जो आप पढ़ रहे हो वो उस डिमांड को फुलफिल कर रहा है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी चीज के चक्कर में आप पेमेंट देते हो। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज कंसिस्टेंसी। इसके अलावा कंटेंट तो सब जगह, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग बहुत ही सही हाथों में है, और मेरे ख्याल से आप लोग सही तरीके से प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे और चल ही रहा होगा। बस मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ है अल्लाह से कि आप लोगों को सब कुछ सही तरीके पे मिल जाए, और जो जो भी आप लोग चाहते हो वो सब आप तरीके से अच्छे मिल जाए। बट एक चीज है, मेहनत में अपनी कभी कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना कि कल के डेट में जब एग्जाम दे के आओ ना, या एग्जाम जाने से पहले अपने आप ने आंखें कांच में सामने खड़े हो जाना, और कांच में अपने आप को देखते हुए, आंखें मिलाते हुए बोल सकते हो, सर सको कि सर मैंने पूरी मेहनत करी है ईमानदारी से। बस इतना तुम अगर करने के काबिल बन जाते हो, दुनिया का ये जेके एसएस तो 54 भर का पेपर है, दुनिया को कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। बट ये शिद्दत तभी आती है जब आदमी ईमानदार होता है दूसरों के लिए। पर मैं बताऊं, सबसे दुखी वाली बात बताऊं सर, आदमी ईमानदार कहां होता है? जब ये नौकरी में जाते हैं ना, और गर्दन पकड़ के जब काम करवाया जाता है, तब वो ईमानदारी दिखती है, राइट? कुछ चंद सिक्कों के लिए आपको 12-12 घंटे काम कराया जाता है, उस समय आप वो काम करने के लिए तैयार होते हो कि यार चलो ठीक है, दे रहे, चंद सिक्के दे रहे, और आपको रगड़ के काम करा, क्योंकि दूसरों के लिए करना है ना। और यही काम जब आज आपके लिए करना है, जो कि आपकी जिंदगी को तय करेगा कि किस डायरेक्शन में आप बढ़ोगे, तो हम थोड़ा सा काम चोरी कर देते हैं। ये गलत है यार। ये थोड़ा सा आप चीजों को मोटिवेट रखना। बाकी के ऐश्वर्य सर हैं, बाकी के पूरी आपकी जो ईसीजी की टीम है, ध्यान रखिएगा, जी पे ध्यान रखेंगे। तो जो इंजीनियर्स करियर की ग्रुप का जो टीम है, वो आप लोगों की हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग ईमानदारी रखिए। आप लोग ईमानदार रहेंगे ना, तो ऊपर वाला आपके लिए वैसे ही ईमानदार रहेगा। और एक चीज और, जब मेहनत कर रहे हो तो ये मान के चलेगा कि ऊपर वाले की हमेशा असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है।
ये सबसे ज्यादा जरूरी। और जब आप सोचते हो ना कि आपके साथ कोई है आपकी मदद करने को, तो आप ऑटोमेटिक आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वो स्पेशली जब पता चले कि ऊपर वाला है, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। और आपको बोलोगे सर ऐसे कैसे पता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता गया। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कितने रोड क्रॉस करते हो, कितनी सारी चीजें करते हो, कब के चल बसने चाहिए। जिंदा हो तो इसका मतलब है ऊपर वाले की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अब आपको बस उसका थोड़ा सा फायदा उठाना है। आप 50% मेहनत करो, ऊपर वाला आपको 100% रिजल्ट देगा। उसमें आपको कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। तो बस ये मानना कि आज इस सफर पे आप अकेले नहीं चले, आपके पेरेंट्स तो चले ही है, साथ में ऊपर वाले भी आपको देख रहा है कि तू ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद गेट निकाला हुआ हूँ, इसरो एग्जाम निकाला हुआ, इसरो में जो साइंटिस्ट काम किया हुआ है, तो मुझे ये पता है कि अगर आप शिद्दत से ईमानदारी से काम करते हो तो दुनिया में हर एक चीज बड़ी आसान होती है और आपको मिल जाती है। तो वंस अगेन एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष। और अपने ऊपर विश्वास रखिए और ऊपर वाला आपके ऊपर विश्वास रखेगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर थोड़ा सा बच्चों को भी डाउट रहता है कि ये एक पेपर कैसे निकलेगा। पैनिक बहुत, मैं देखता हूँ बच्चे ना सर पैनिक बहुत हो जाते हैं कि यार सर अभी एग्जाम आने वाला है, डेट आ गया है, बहुत पैनिक हो गए, कैसे करेंगे। तो बस बस बच्चों को से मैं आपको इसलिए रूबरू करा रहा हूँ कि मैं बता पाऊँ कि जैसे आपने सर इसरो निकाला हुआ है, एनएचपीसी निकाला हुआ है, एक से एक बड़े एग्जाम आपने निकाले हुए हैं। तो बच्चे इस पेपर के लिए इतनी टेंशन ले रहे हैं। एक दिन अगर क्लास चलो ठीक है नहीं हो रही, वो तो होनी चाहिए, डेली क्लासेस होनी चाहिए, बट एक दिन बच्चों को लगता है कि टेस्ट सीरीज नहीं होंगे, इतने बेसिक बेसिक डाउट, सब कौन सी किताब पढ़नी है, जितने कॉल्स आते हैं सब। सर तभी तो ये बच्चे हैं, इनका डाउट आना स्वाभाविक है, राइट। ये बच्चे हैं, बट मैं आपको इतना जरूर बताता हूं कि आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक मत होना। 90% लोग पैनिक हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जितने फॉर्म भरे हैं ना, उसमें 10-20% ऐसे लोग हैं जो एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे। फॉर्म फिल करने के बाद 20% लोग देने भी नहीं जाएंगे, इस सिचुएशन को भी हैंडल नहीं कर सकते। समझ लो मेरी बात, प्रिपेयर कर रहे होंगे पर एग्जाम, और ये अभी की बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो बहुत सारे एग्जाम में देखे, देने भी नहीं जाएंगे। आप लोग बस ईमानदार रहिएगा, बाकी का आप लोग ईमानदार रहिएगा, चीजें तो ऑटोमेटिक से फॉल कर रहे हैं, कर ही लेंगे, सबसे कोई दिक्कत नहीं। और जिसकी ये कह रहे सर, रमीज कह रहे हैं कि सर आई हैव अ लास्ट चांस, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो विद नो कॉन्फिडेंस, बट मोटिवेशन गिवन बाय द टीचर्स आई ब्रिंग कॉन्फिडेंस। यस रमीज, दैट कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक द कंसिस्टेंसी। ये कॉन्फिडेंस रखना कंसिस्टेंसी के लिए। और मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ बच्चे ऐसे, मैं भी बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, कश्मीर कुछ बच्चे ऐसे थे जो उदयपुर में आए थे पढ़ने के लिए मेरे से। इन शायद आपको आइडिया होगा। हाँ, सर मैं भी आता था आपके यहाँ उस समय पढ़ाने के लिए, मेरा ऑफलाइन की कोचिंग चलती थी, बहुत पहले की बात है। तो मैं आपको बता दूं, वो बच्चे ऐसे थे, उनकी बीटेक खत्म हो गई सर, वो जा रहे थे, वो मेरे लिए वहां रुक गए और बैठ के पढ़ रहे थे। और सबसे खास बात है कि उनको मैं बोलता था ना कि तुम ये 12 घंटे तुमको आज पढ़ना है, और वो मेरे ख्याल से 8-10 बच्चों का एक जून था, एक ग्रुप था सर, 12 घंटे बोलता था, तो लिटरली वो 12 घंटे बैठ के पढ़ते थे। और जब उनमें से एक बच्चे का एग्जाम निकला, वो उधर गया, तो उसने सेव की, शायद मैं लेके भी आया हूँ, पता नहीं मुझे, एप्पल की पूरी पेटी भेजी थी कश्मीर की। तो और वहां के बच्चे बड़े स्वीट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, और उनसे सबसे खास बात, उनमें उतनी ज्यादा शिद्दत होती है चीज के लिए, ये इतनी सिंसियरिटी इनकी दिखाती है सर। बाकी के गंदे गंदे शक्ल वाले टीचर्स को कौन इतना बैठ के देखता है, राइट। तो आप लोग बैठ के देख रहे हो, मतलब इतनी शिद्दत है आपके साथ। बट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा और सेफ हैंड में ही है। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेष फ्रॉम माय साइड, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो डियर, आज की क्लास का पूरा श्रेय मैं चंदन सर को दूंगा कि जिनके कारण ये क्लास हो रही है, वरना मैं तो या तो पेंटअप मॉडल पे आने वाला था या कैंसिल करने वाला था क्लास। ओके, यस। तो सर ये तो जो डियर आप नाम लिख रहे हो, ये तो आप एक ही नाम लिख रहे हो सर, ऐसा कोई अच्छा फेमस प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे सर ने ना पढ़ाया हो। ऐसा कोई भी फेमस प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे सर ने ना पढ़ाया हो। ओके, और सर और मैं 2015 से साथ है। ये ऑफलाइन का रिवाज तो अभी 2020 से स्टार्ट हुआ है। 2020 से पहले का जो समय था, 2015 से 2020 तक का, तो सर और हम साथ ही अपने करियर ग्रुप के अंदर ही एक साथ पढ़ाया करते थे। सर हमारे सीनियर थे, तो सर के को पढ़ाते हुए देख करके हमने भी बहुत कुछ सीखा और हमने भी अपने आप को बहुत डेवलप किया। ओके, इनफैक्ट ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि जब सर की सीनियरिटी के कारण, जब सर कोविड पीरियड के बाद ऑनलाइन मॉडल में शिफ्ट हुए, तो सर के कारण हमें भी बहुत अलग अलग कंपनीज में एक्सपोजर दिया गया, बिकॉज वी ऑल वर फ्रॉम दी सेम ग्रुप।
ओके, तो चलिए डियर, ओके, तो चलो अब थोड़ा कंटेंट पे आते हैं। ये तो हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज का, तो थोड़ा कंटेंट पे आ जाते हैं डियर अब। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 31 मई तक, टोटल 31 मई तक डियर आपका सिलेबस चलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और आज है पहला लेक्चर जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडीज। तो डियर जब हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन इज नॉट ओनली अबाउट ऑफ सब्जेक्ट। जो अभी चल रहा था डियर, ये भी सब इंट्रोडक्शन ही था। जो भी चल रहा था डियर, ये भी इंट्रोडक्शन ही था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रिजिड बॉडीज के कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद हम प्रॉपर सही मायनों में कल से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे विद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। सर वो मार्कर, ओके, जस्ट ए मिनट। यस डियर, चलिए, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन किस चीज का है डियर? ये डियर ये इंट्रोडक्शन किस चीज का है? ये इंट्रोडक्शन है मैकेनिक्स का, और एंड सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे के पूरे सिलेबस में अगर आप मेरे को रियलिटी में इसको बाइफरकेट करने के लिए बोलोगे, तो मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे आपको मेरे को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाना है और सोम पढ़ाना है, और एक सब्जेक्ट और है दैट इज ट्रसेस। ठीक है, अच्छा जी, ट्रसेस भी आपको ईएम के अंदर लोग पढ़ा देते हैं। तो बेसिकली दिस सिलेबस इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मेरा ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है मेरा डियर एवरीबॉडी? एम आई ऑडिबल? ठीक है, ओके डियर, इस सब्जेक्ट के बारे में, खासकर इस मैकेनिक्स के बारे में एक बहुत ही खास बात बताता हूं आपको। एक बहुत ही खास बात बताता हूं डियर आपको। कोई मुझे बताएगा कि मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का वेटेज क्या है आपके एग्जाम में? कोई मेरे को बताएगा कि मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का वेटेज है क्या आपके एग्जाम के अंदर? एवरीबॉडी, क्या है वेटेज? लेट मी चेक आप कितने अपडेटेड हो। टोटल 10 सब्जेक्ट है, टोटल 10 सब्जेक्ट हैं आपके जेके एसएसबी के सिलेबस में। उसमें से दो ही बाइफर्केशन है, या तो 10 नंबर का सब्जेक्ट है या 15 नंबर का सब्जेक्ट है, और यहाँ मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर्स को 15 नंबर दिए गए हैं एग्जैक्टली। हाँ, जब मैं मैकेनिक्स बोल रहा हूं तो मैं अपने सिलेबस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर्स को टोटल 15 नंबर दिए गए हैं। और डियर आपको एक मजे की बात बताता हूं, जब आप एग्जाम खोल के देखोगे तो इस 15 नंबर में से आपको 10 से 11 नंबर सोम में से मिलेंगे। सिर्फ 3 से 4 नंबर आपको मैकेनिक्स से मिलेंगे। पर जब आप सिलेबस की बात करोगे तो यहां देखो, मैकेनिक्स का सिलेबस कौन सा है? मैकेनिक्स का सिलेबस इस यहां से लेकर के आपका यहां तक, ये क्या है आपका मैकेनिक्स का सिलेबस। कितने लेक्चर्स है? 9 लेक्चर्स। ओके, कितने लेक्चर्स है डियर? 9 लेक्चर। और बाकी लेक्चर कितने हैं? 18 लेक्चर्स। तो आप देख सकते हो 27 में से ऑलमोस्ट 1/3 लेक्चर्स आर ऑफ मैकेनिक्स। और चलो, आप अभी तो आप लोग जेके की तैयारी कर रहे हो, बट अगर आप फ्यूचर में किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये टॉपिक्स तो डियर आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। ये टॉपिक्स तो डियर आपको पढ़ने ही पड़ते हैं।
किसी एग्जाम में इसका वेटेज ही नहीं होता, किसी एग्जाम में 1 नंबर का आता है, गेट जैसे एग्जाम में 2 नंबर का टॉपिक है, ईएससी में मेंशन ही नहीं है। मैकेनिक्स आपको हर बार पढ़ाते हैं। और वेटेज देखो भाई, जेके ने तो तब भी बहुत रिस्पेक्ट दिया मैकेनिक्स को कि आपसे 3 से 4 नंबर का पूछ रहा है आउट ऑफ 120। गेट की बात करूं तो 100 में से 2 नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाता। ईएससी की बात करूं तो वहां भी परसेंटेज बहुत लो है। अदर में स्टेट एईजे की बात करूं तो वहां भी परसेंटेज बहुत लो है। तो मेरे से कई बार बच्चे आके पूछते और कहते हैं कि सर मैकेनिक्स पढ़ना क्यों है, मैकेनिक्स तो वेटेज ही नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, मैकेनिक्स पढ़ना क्यों है। ये सवाल मेरा आपसे है, मैकेनिक्स पढ़ना क्यों है। अगर कोई भी आप ऑनलाइन वीडियो स्ट्रेटेजी देखोगे कि इतना मार्क्स, इतनी मेहनत, इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स, तो उसके हिसाब से तो फेल नहीं है। बट स्टिल हम लोग बड़ा जोर देंगे मैकेनिक्स के ऊपर, उसके पीछे कोई रीजन होगा। वो रीजन क्या है, मैं ये आप लोगों से आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूं कि वो रीजन वास्तव में है क्या, वो रीजन क्या है, मैं वो आप लोगों से जानना चाहता हूं। Why do we need mechanics? क्यों मैं 33% ऑफ लेक्चर वेस्ट करने वाला हूं मैकेनिक्स के ऊपर, स्ट्रक्चर समझने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर समझने के लिए मैकेनिक्स चाहिए, पर मुझे बताओ हाशिम भाई, स्ट्रक्चर तो सिलेबस में है ही नहीं, स्ट्रक्चर तो सिलेबस में है ही नहीं, तो क्यों समझना है। जेके के सिलेबस में स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, सोम को नाम चेंज करके स्ट्रक्चर कर दिया गया है भाई। एसएफडी, बीएमडी, यस, जबीन इज राइट, जबीन इज राइट, जबीन इज राइट, basics, that is the very important thing, that is the very important thing, okay, yes, that is the very important thing। क्या कि बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं सर। अरे भाई, कल को आप जा रहे हो आरसीसी पढ़ने, आरसीसी में आपको बता रहा है कोई शेयर, आरसीसी में कोई आपको बता रहा है यार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम की थ्योरी चल रही है। कल को आपको स्टील में पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है आपसे, आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का पता ही नहीं, आप सोम पढ़ रहे हो, आपको सीजी निकालना है, पता ही नहीं, आपको ट्रसेस में जीरो फोर्स मेंबर निकालना है, आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है स्ट्रक्चर में, आरसीसी में आपको मूवमेंट निकालना है। भाई इन सब चीजों का ज्ञान तो आपको तभी आएगा ना जब आपको मैकेनिक्स आएगा। ये सारी चीजें प्रॉपरली आप लोग पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। तो जब आप ये सब चीजें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ोगे तभी तो आप इसको आरसीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेट करोगे। तो डियर जितने भी आपके एनालिटिकल सब्जेक्ट है उन सबका बेस होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो डजंट मैटर कि एग्जाम में उसकी वेटेज क्या है, भाई जेके में तो तब भी बहुत ज्यादा इसका वेटेज है, ऑलमोस्ट 3 से 4 नंबर का मैकेनिक्स आपसे पूछा जाएगा। बट अगर इसका वेटेज 0 भी होता, अगर इसका वेटेज 0 भी होता, ये सिलेबस में मेंशन नहीं भी होता, तब भी मुझे मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ाना पड़ता। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हाँ, उस केस में वी वुड हैव स्किप्ड सिंपल मशीन, ओके, उस केस में वी वुड हैव स्किप्ड सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये हम सोम में पढ़ लेते, ये हो जाता है, एक आधा टॉपिक का ऊपर नीचे हो जाता। बट बताओ यार, ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग है जहां पे सीजी निकालना नहीं आता आपको और आप इंजीनियरिंग कर ले जाओगे, जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता। अभी तो इसमें मिसिंग है एक चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिंग इज मिसिंग, वो भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। एमओआई निकालना भी मुझे आपको सिखाना पड़ेगा डियर टू एवरीवन। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, चलिए डियर, चलिए अब करते हैं स्टार्ट, अब करते हैं स्टार्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम वास्तव में इस करिकुलम का सच है, और ईएम के अंदर ही हम लोग पढ़ लेंगे ट्रसेस। ठीक है डियर, तो मैकेनिक्स के अंदर डियर जो हम पढ़ेंगे वो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो।
सबसे पहले देखेंगे कि रिजिड बॉडीज क्या होती है, इलास्टिक बॉडीज क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि फोर्सेस के लॉ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है, लैमिस थ्योरम क्या होती है, समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू 0 को कैसे अप्लाई करते हैं, फिर हम बात करेंगे फ्रिक्शन की, ओके, हाउ टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, इन सब की बातें हम करेंगे। फिर हम निकालना सीखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई सेक्शन का, टी सेक्शन का, एल सेक्शन का, मल्टीपल ज्योमेट्री का कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो डियर ये सब हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल मशीन एंड ट्रसेस की। ओके, यस, जिशान मलिक बताइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जिशान, हाँ जी बताइए। यस जिशान, जिशान, डू यू वांट टू से एनीथिंग? जी सर। हाँ जी बताइए। सर ये कितने सर इसमें सर ये जो मैकेनिक्स कितने नंबर का सर ये आता है सर जेके इसमें? इंडिविजुअल मार्क्स तो डिफाइन नहीं है डियर, बट मैकेनिक्स और 100 मिलाकर के 15 नंबर है। 15 तो नंबर। पैटर्न जो देखा गया है वो 3 से 4 नंबर मैकेनिक्स से क्वेश्चन। मैकेनिक्स मतलब क्या, ये टॉपिक्स आपके मैकेनिक्स के हैं ये, जी सर। है ना, और बाकी के टॉपिक आपके सोम के, ठीक है। तो तो सर ये 15 में से 3 से 4 नंबर आपको इन टॉपिक से पूछे जाते हैं और रिमेनिंग 10 से 12 नंबर आपको सोम वाले टॉपिकों से पूछे जाते हैं। सर ये सारे टॉपिक जेके। हाँ, ये मैंने आपका जेके का सिलेबस ही लिया है डियर, ये मैंने सर आपका जेके का सिलेबस लिया है। जेके एसएसबी का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो सिलेबस मेंशन है वही सिलेबस को मैंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल कितने लेक्चर, आई थिंक 27 लेक्चर है, 3 3 6 3 9 3 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 लेक्चर हैं। तो आप देख सकते हो इन 27 लेक्चर में से आपका यहां तक का जो किस्सा है ये आपका प्योर मैकेनिक्स का है, ठीक है। चलो पहले लेक्चर को तो मैं नहीं गिन रहा, पहले लेक्चर में तो जो इंट्रोडक्शन है वही चल ही रहा है, खैर। ओके, इज इट क्लियर जिशान? जी सर, मैं न्यू बैग सर परचेज करा हुआ ना, मेरे आज ही आया, मुझे पता नहीं था तभी आपसे मैंने पूछा सर। ओके ओके, नोट एन इश्यू, ठीक है। चलिए डियर अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो सारी बातें थी बताने वाली मैंने आपको बता दी कि वाई मैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट और मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं डियर अपना अगला सवाल कि इन सिविल इंजीनियरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड सॉन्ग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बताओगे आप मेरे को इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बताओ मेरे को, एनीबॉडी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? इन दोनों में क्या डिफरेंस है डियर? यस, वेरी गुड हाशिम, वेरी वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। मैं यही सुनना चाहता था कि मैकेनिक्स में डियर हम लोग रिजिड बॉडीज की बात करते हैं। इन मैकेनिक्स वी आर गोइंग टू डील विद रिजिड बॉडी। और सॉम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडीज। क्या बताओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी?
100 में वी आर गोइंग टू स्टडी विद फॉर डिफॉर्मेबल बॉडी। देखो डियर, अगर किसी मटेरियल को आप दबा रहे हो या खींच रहे हो और आप नॉर्मल फोर्स से उसको कंप्रेस या एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, उस बॉडीज के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस को आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो रिलेटिवली आपके लिए वो बॉडी रिजिड कहलाने वाली है। बट अगर आप किसी बॉडी को दबा रहे हो, खींच रहे हो और वो कंप्रेस या एक्सटेंड हो रही है या उसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कम ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड that body is going to either compress or it is going to either expand. That is the deformable body. That is the deformable body. Okay, so rigid body and deformable अगर आप ideally देखोगे तो rigid body के intermolecular distances are not going to change, but deformable bodies के intermolecular distances are going to change. So that is the reason कि why हम स्टोम के अंदर इलास्टिसिटी की बात करते हैं, प्लास्टिसिटी की बात करते हैं, शेयर मॉडुलस की बात करते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस नॉर्मल फोर्सेस के हिसाब से भी चेंज होते हैं, शेयर के हिसाब से भी चेंज होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के हिसाब से भी चेंज होते हैं। Okay, but a rigid body is always going to remain rigid. Its intermolecular distances are never going to change. Doesn't matter whether you are applying a normal load or a shear load or a volumetric load, it is not going to compress or extend. Means whatever is the distance between two consecutive particles in a rigid body, that is never going to change. Doesn't matter how much additional force or how much high force you guys are going to apply on that. So that is the concept of rigid body. And let me tell you one more thing, these rigid body and deformable bodies are also works on the range. Practically, if I'm working on an iron core or steel, okay, so my force on such a structure, the force which I'm going to apply on them, मैं तो कितना ही फोर्स लगा पाऊंगा, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, 70 न्यूटन, तो वो फोर्स के लिए वो बॉडी रिजिड रहने वाली है, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। बट द सेम मटेरियल जब आप उसको बिल्डिंग के अंदर रखोगे या बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लोड लगाओगे, मशीनरी लोड लगाओगे या एक्सटर्नल लोड लगाओगे, डेड लोड, लाइव लोड लगेगा, तो वो डिफॉर्म करेगा। तो उसको हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिजिड बॉडीज में हमें सिर्फ इस बात से मतलब रहता है कि भाई उसके अंदर कितना फोर्स आ रहा है, कितना शेयर आ रहा है, कितना नॉर्मल फोर्स आ रहा है, ठीक है। नो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर गोइंग टू चेंज देयर, force transfer will be full but deformation is not going to happen in your rigid body. but deformable body में dear आपका force तो खैर ट्रांसफर होता ही है, but force ट्रांसफर के साथ साथ आपके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस भी होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर है? समझ में आ रही है बात या नहीं? देखिए ना, लेट सपोज, चलो मैं एक एक लाइन तो लिख ही देता हूं दोनों के लिए। यहां पे रिजिड बॉडीज में इंटर molecular distances are not going to change on the application of force, but here intermolecular distances are going to change on the application of force. Okay, yes, if intermolecular distances are not going to change, तो सारी बात ही खत्म हो गई, तब तो सारी बात ही खत्म हो गई, तब तो खत्म है सब कुछ। ना उसका शेप चेंज होगा, ना उसका साइज चेंज होगा,
है ना। डिफॉर्मेबल बॉडीज में ये सारी चीजें आप देखने को आपको मिलेंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डिफॉर्मेबल बॉडीज में डियर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, क्लियर है? तो जितने भी आपके इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज के बाद फिर हम इलास्टिक बॉडीज देखते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडीज भी फर्दर कैटेगराइज होती है कि भाई आपकी डिफॉर्मेशन कब तक है, क्या ये लोड लगने तक है या लोड लगने के बाद भी है। अगर ये डिफॉर्मेशन लोड लगने तक है और आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड अगेन द डायमेंशंस आर गोइंग टू रिगेन, तो आपकी बॉडी इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाती है, जिसके अंदर आपके यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये सारी चीज जनरेट करती है। बट देयर आर आल्सो सम टाइप्स ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। if the deformation in your body is permanent, then that is known as deformable body, or sorry, plastic body. इफ इन योर डिफॉर्मेबल बॉडी अगर आप लोड लगाते हो और किसी की लेंथ 1 से 0.95 हो गई और लोड हटाने के बाद भी वो लेंथ 0.95 ही रही या 0.96 हो गई या 0.97 हो गई, so there is some part which is permanent going to suffer deform. That deformation is known as plastic deformation. So elastic deformation is the one which is going to revert after the removal of load, but plastic deformation is not going to revert. ओके, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हमें मतलब है फोर्सेस से, हमें मतलब है मूवमेंट से, हमें मतलब है फ्रिक्शन से, हमें मतलब है सेंट्रोइड से, हमें मतलब है सीजी से। यहां पे हम लोग रिजिड बॉडी से ही सारा काम निकाल लेते हैं। ट्रसिस से, ट्रसिस भी इलास्टिक मेंबर होते हैं, बट वी नीड टू कैलकुलेट ओनली फोर्सेस इन दी मेंबर ऑफ ट्रसिस। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर डियर हम लोग रिजिड बॉडी से अपना ताल्लुकात रखेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो हम स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ये सब स्टार्ट कर देंगे। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सब हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग इट और नॉट? कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफॉर्मेशन इन रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी जीरो। कोई स्लोप नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई चेंज इन लेंथ नहीं, कोई चेंज इन ओरिएंटेशन नहीं। ठीक है, चेंज इन ओरिएंटेशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। पूरा ब्लॉक, अगर ये पेन रिजिड है तो ये रोटेट कर सकता है, बट इस रोटेट करते वक्त इसका कोई भी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस चेंज नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और अगर मैं बात करूं डियर यहाँ पे, लेट सपोज इस कवर की, ठीक है, ये अगर एक कवर है, इसको मैं बेंड कर रहा हूं तो इट इज गोइंग टू बेंड। ओके, ये मैं फील कर पा रहा हूं, बट ये थोड़ा हार्ड है तो आपको फील नहीं हो रहा होगा। सो इट इज गोइंग टू बेंड, सो डिफॉर्मेशन इज अलाउड हियर। अगर मैं इसको थोड़ा फोर्स लगाऊंगा ना तो कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे खिंच भी रहा होगा, दब भी रहा होगा। ओके, बट ये पेन को अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पेन खिंचे और दब नहीं रहा होगा मेरे फोर्स के कारण। इट इज स्ट्रॉन्ग एनफ। आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्लियर है मेरी बात सभी को? ओके, सो डिफॉर्मेबल बॉडी में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं, चेंज होते हैं, रिजिड बॉडी में नहीं होते। ओके, तो जितने भी फोर्स, मूवमेंट, सीजीज वगैरह मैं कैलकुलेट करता हूं, दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट ऑन रिजिड बॉडीज। एंड सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू प्रोपोगेट इन सोम एज वेल। बट सोम में फोर्सेस फ्लो तो रिजिड बॉडी की तरह ही होना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सम डिफॉर्मेशन। एक्सियल लोड के कारण एक्सियल डिफॉर्मेशन होगी, पीएल अपॉन ए। ओके, आधी बात समझ में? ओके, शियर फोर्स के कारण शियर डिफॉर्मेशन होगी। भाई मैं शियर के कारण स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा, है ना, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ शियर फोर्स स्क्वायर डीएस अपॉन 2 AG, और फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पांसिबल शियर फोर्स, तो मुझे क्या मिलेगी? शियर डिफॉर्मेशन। कल को अगर मैं बेंडिंग के कारण डिफॉर्मेशन निकालूंगा तो वहां पे भी डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको, वो पढ़ेंगे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में। आ रही है वो समझ में? एक कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर एक पॉइंट लोड पी लगा हुआ है एंड पे तो डिफ्लेक्शन आती है। वो कौन सी डिफ्लेक्शन है? वो बेंडिंग की डिफ्लेक्शन है। ओके, तो सारी की सारी डिफॉर्मेशंस डियर हमें पढ़नी है सोम के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, और जो मैंने आपसे बात करी ना अभी थोड़ी देर पहले ट्रस की, तो ट्रस के अंदर जब फोर्सेस की बात होती है तब तो हम उसको ईएम में पढ़ते हैं, बट फोर्सेस में जैसी डिफ्लेक्शन की बात आती है तो हम उसे स्ट्रक्चर सोम में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक।
क्योंकि ईएम के अंदर से फोर्सेस की बातचीत हो रही है यार। हम स्ट्रक्चर या सोम में देखते हैं कि डिफॉर्मेशन हो कितनी रही है, what is central reflection, what is end slope, what is maximum slope, what is maximum deflection, ये सारी की सारी बातचीत हम लोग कहां करेंगे, अंडर द हेडिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आई होप डियर ये बातें सबको समझ में आई होगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए। तो रिजिड बॉडीज का कंसेप्ट सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई डाउट किसी को यहां तक? टेल मी, कोई भी डाउट किसी को यहां तक? क्लियर है? चलो डियर, तो आज बस एक इंट्रोडक्शन था, तो इतना सा आपसे डिस्कस करना था मुझे। ठीक है, सो दिस will be from 30th April to 31st of May। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन डियर आपका और है बहुत ज्यादा, जो आप पूछते रहते हो आजकल। आज इतना ही, बस इंट्रोडक्शन देना था मैंने आपको। रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडीज के बीच का डिफरेंस बता दिया, बट एक क्वेश्चन और आपका बहुत मैं देख रहा हूं आजकल, इट इज रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आज आपको चले जाना था, थोड़ा सा मेरे कारण दिक्कत हो गई, मैं ट्रैवलिंग पे था, तो इसलिए आपको अभी तक गया नहीं शेड्यूल। टेस्ट सीरीज टू बी वेरी फ्रैंक पूरी डेट के साथ रेडी है। ठीक है, तो मैं देखता हूं उसको, अगर कल हम जूम मीटिंग के थ्रू उसको अगर हम आपको प्रोपोगेट कर दें, ठीक है, या सैटरडे को कर दें। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका पहला टेस्ट आएगा, जो आपका पहला फुल लेंथ टेस्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट डियर जो आपका होगा वो होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में। फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट जो आपका होगा दैट विल बी इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। मई के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। मैंने 2 सब्जेक्ट सर्वेइंग के अपलोड कर दिए हैं आपके। ठीक है, एनवायरमेंट में वाटर सप्लाई खत्म हो गया, तो वाटर सप्लाई का टेस्ट आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, आरसीसी का टेस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा पार्ट 1 का। तो मई में डियर आपके लिए जो सब्जेक्ट जो टेस्ट रहेंगे दैट विल बी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ओनली। फुल लेंथ टेस्ट जो आपका रहेगा वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून से मिलेगा। तो जून जुलाई अगस्त में आपको फुल लेंथ टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोनों तैयार करने हैं, बट अभी मई में आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ही देने हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाशिम देखो, डेली पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, मेरे से अक्सर बच्चे पूछते हैं और मैं यही बोलता हूं कि यार ये तरीका सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है, सबका नजरिया डियर अलग अलग है, सबका अपना खेलने का स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल अलग अलग होता है। ठीक है, अब मैं इसको बार बार ऐसे ही अपने बच्चों को बोलता हूं कि यार 2 अलग अलग क्रिकेटर हो सकते हैं, एक को 50 मारना है तो पहला क्रिकेटर अपना टाइम लेगा, दूसरा क्रिकेटर अपना टाइम लेगा, तो रन दोनों को 50 ही मारने थे, बट दोनों लोगों के जो टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं ना। ठीक है, अब हो सकता है कोई 60 बॉल पे 50 मारे 1 घंटा रुक करके, हो सकता है कोई 15 मिनट में ही हाफ सेंचुरी मार के निकले वहां से। तो ये हम नहीं कह सकते। अब आपका जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता जाता है, आपका पढ़ाई का नजरिया चेंज होता जाता है। ठीक है, अगर मुझे आज के टाइम पे आप बोलोगे कि यार ये सब चीजें पढ़नी है, तो पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान होगा। बट अगर आप मेरे को बोलोगे कि यार मुझे एक दिन में 200 क्वेश्चन करने, 250 क्वेश्चन करने, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। अब मेरी वो आदत नहीं रही जो आज से 10-12 साल पहले थी, अब थोड़ी ना मेरी वो आदत है। ठीक है, बट हाँ, आप कोई भी मुझे बोलोगे कि टफ से टफ टॉपिक मेरे को आप ला के दे दो, और मैं हो सकता है कि इसको 15-20 मिनट पढ़ करके बहुत अच्छी इमेज अपने जहन में बना करके आपको डिलीवर कर दूं। तो वो सब चीजें भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जॉब करने वालों के लिए स्ट्रेटेजी अलग होती है, फ्रेशर्स के लिए अलग होती है, या जिनके कट ऑफ कुछ नंबरों से रह जाते हैं उनके लिए स्ट्रेटेजीज अलग होती है।
तो सबके लिए पढ़ने का अलग अलग तरीका रहता है। हाँ, अगर मेरे हिसाब से सिर्फ फ्रेशर को जरूरत है जानने की कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बट अगर जो लोग पुराने हैं, जो एज्ड लोग हैं, जो पहले पेपर दे चुके हैं, जो नौकरी पेशे में है, तो उनको पता है कैसे तैयारी करनी है। बट जो फ्रेशर्स हैं वो लोग थोड़ा सा ज्यादा पैनिक होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कितना पढ़ना है, जो पढ़ा वो सफिशिएंट है कि नहीं है, जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। बट बिलीव मी, फ्रेशर लोग ही ज्यादा पेपर निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना कितनी मेहनत करनी है, तो वो अपना पढ़ते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जब आपको लगे कि आज जो पढ़ाई की उसके रिलेवेंट क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, 80 से 85% क्वेश्चन अगर आपके पढ़ने के बाद या हमारे पढ़ाने के बाद आपके बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया है। अब आप आगे बढ़िए, ठीक है। आप लोगों से 80 से 85% बन जाएंगे, हम लोगों से 95 से 96% बन जाएंगे, हो सकता है 2-3% हमसे भी ना बने, ठीक है। तो अगर किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आप उस रिलेवेंट टॉपिक के 80 to 85% क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आगे बढ़ो भाई, अब इतना ही पढ़ना है। क्लियर है? क्लासेस तो डियर आपकी दिन में 3-3 हो रही है, आपकी वाटर सप्लाई चल रहा है, आपका आरसीसी चल रहा है, आपका मैकेनिक्स चल रहा है। सो डियर आप लोग क्लासेस को भी फॉलो करके चलते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेशर्स लोग क्लासेस को फॉलो करके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, क्या हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए या सीधे शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस करने चाहिए? चलो ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं। ये सुन लो डियर, अपने नोट्स फुल, अपने नोट्स शॉर्ट, ठीक है। देखो डियर, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ दे रहे हैं, यस और नो? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं रिपीट नहीं करूंगा ये चीज बार बार, ठीक है। शायद ये मैंने आपको कभी पहले बताया नहीं है, तो आज बता देता हूं। पर अगेन मैं कह रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा खुद का नजरिया है, हो सकता है कि आप लोगों किसी के लिए फिट बैठे, किसी के लिए ना बैठे। मतलब मैं अपने टाइम में क्या किया करता था, ठीक है। मैं क्या करता था, जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया वो तो नोट्स बनाता था, वो वाले मेरे नोट्स बनते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, है ना। अब जैसे क्लास में टीचर ने पढ़ाया, आरसीसी चल रहा है, इरिगेशन चल रहा है ना, तो जितना भी कंसेप्चुअल पोर्शन है वो तो सब क्लास में समझ में आ गया। 2-4 क्वेश्चन क्लास में टीचर ने करवा दिए, घर पे आके भी कर लिए, वो बन गए। बट मेरे साथ क्या दिक्कत थी, हो सकता है बहुतों के साथ, आपके साथ भी होगी, हो सकता है आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि यार न्यूमेरिकल तो मेरे से बन जाते थे। आरसीसी का न्यूमेरिकल होगा, बन जाएगा, इरिगेशन का न्यूमेरिकल आएगा, बन जाएगा, है ना, एनवायरमेंट का न्यूमेरिकल मेरे से बन जाएगा। मेरे को डाटा, मेरे को कोड याद नहीं रहता था कि हाँ इस कोड में क्या लिखा है, इस क्लोज में क्या लिखा है ना, एनवायरमेंट का ये पीएच कितना होना चाहिए ना, वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या होने चाहिए, ये चीज मुझे याद नहीं रहती थी। जो कंसेप्चुअल पोर्शन है टीचर ने समझाया वो समझ के मैं क्वेश्चन कर लेता था, ठीक है। वो चीज मेरे साथ आज भी कहीं ना कहीं वैलिड है। देखो मैं जब भी आज भी कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं मोर और लेस मैथमेटिकल सब्जेक्ट की तरफ ही जाता हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल चीजें मैं आज भी नहीं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद ही मैंने कोई याद नहीं रहती, है ना। क्या फायदा मैं आपको आगे नोट्स रख के पढ़ाऊं, तो वो सब मेरे से नहीं होता। तो मेरे साथ क्या होता था, पर एग्जाम तो मुझे भी निकालना था, है ना, मैं भी लेके आया था, 226 रैंक लेके आऊंगा तो मैंने भी एग्जाम निकाला होगा, पढ़ाई तो पूरी की होगी मैंने भी, ठीक है। तो मैं क्या करता था, एकदम ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपको, अगर आप इसको फॉलो कर लिए गए, मुझे पता है कि 5% बच्चे भी अगर उसको फॉलो कर ले गए तो वो कामयाब हो जाएंगे, अगर वो मेरे से इत्तेफाक रखेंगे तो मैं क्या करता था, लेट सपोज मैं आरसीसी पढ़ रहा हूँ, आरसीसी पढ़ रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ लिया, टीचर के नोट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है, टीचर के नोट्स कंप्लीट कर लिए, पीवाईक्यूज करने बैठा, पीवाईक्यूज करने बैठा, हाँ भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा नहीं हुआ, पांचवा नहीं हुआ, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया। तो 15%, 18% क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से बनते ही नहीं थे,
कोई स्लम्प टेस्ट से आ गया, कोई वीबी टेस्ट से आ गया आरसीसी पढ़ते पढ़ते, है ना, कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है शेयर का, कोई डेवलपमेंट लेंथ के क्लॉज पूछ रहा है, कोई कपलिंग के क्लॉज पूछ रहा है, कोई फुटिंग के क्लोजर्स पूछ रहा है क्या होने चाहिए, कोई एनएक्सटी से क्वेश्चन लेके आ रहा है। भाई कितना याद रखूंगा मैं? या तो कंसेप्चुअल पोर्शन हो तो न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस कर लो। ऐसे के लिए मैं क्या करता था, क्वेश्चन आता था कोई बात नहीं, मैं कॉपी पे लिख लिया करता था, हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। फिर देखता था ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। तो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते थे वो मैं उसके सॉल्यूशन एक कॉपी पे लिख लिया करता था। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते थे थ्योरेटिकल वाले, वो मैं कॉपी पे लिख दिया करता था। और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल होकर भी नहीं मेरे से नहीं बनते थे। फिर न्यूमेरिकल में थोड़ा ना कि कोई बहुत बड़ा तोप था मैं। न्यूमेरिकल में भी अगर मैंने 10 न्यूमेरिकल आया तो 1-2 तो मेरे से भी छूटते थे। जो न्यूमेरिकल नहीं बना उसका कॉन्सेप्ट भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करता था, बस उसका कॉन्सेप्ट मैं उस कॉपी पे लिख लिया करता था। तो ऐसे ऐसे करके मेरी एक सब्जेक्ट में लगभग 25-30 पेज की एक कॉपी बन जाती थी। ठीक है, जैसे आरसीसी में मैंने 25-30 पेज भर दिए, किससे? उन क्वेश्चन से जो मेरे से नहीं बने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसी 25-30 पेज को पढ़ना चालू कर दिया। फिर दोबारा मैंने पीवाईक्यू उठाए, फिर दोबारा मैंने दूसरे क्वेश्चन उठाए। अगली बार फिर से मुझे क्या मिला, आज भी 10 क्वेश्चन और मेरे को ऐसे मिल गए जो मेरे से फिर नहीं हुए, वो मैंने उसी कॉपी में आगे रख दिए, लिखता चला गया। ठीक है, उसी कॉपी को एग्जाम से पहले मैं पढ़ता था और चले जाता था। एफिशिएंसी बिलीव मी बहुत अच्छी आती थी, बहुत अच्छी आती थी। आई होप मेरा मैसेज आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। शॉर्ट नोट्स में आपको वही लिखना है जो आपको आज नहीं आ रहा, क्योंकि जो आपको आज आ रहा है वो कल भी याद रहेगा। जो आपको आज नहीं आ रहा उसके आज अगर नहीं हो रहा तो कल भी ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो नहीं आ रहा उसकी एक नोट्स बनाओ। अब उसका आप शॉर्ट नोट्स बोलो, फुल नोट्स बोलो, क्या बोलो, वो आपके ऊपर है। ठीक है डियर, ऐसा अगर आपने, मैं कह रहा हूं अगर 10 सब्जेक्ट है, अगर ये काम आपने 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट के लिए कर लिया तो सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक रहा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे डियर, दैट विल बी कंप्लीटली customized. It will be completely customized totally on you. Is it clear? मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? ओके, तो जो कह रहे हैं कि हम कोचिंग के भरोसे रहें या सेल्फ स्टडी करें, अगर कुछ सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो इस फॉर्मेट में करो। टीचर ने पढ़ाया, क्वेश्चन लगाने जाओ, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, रेदर देन ब्लेमिंग टीचर की टीचर ने नहीं पढ़ाया, ये हो गया वो हो गया, अरे भाई आप खुद लिख लो ना, वो आप खुद लिख लो। आ रही है बात समझ में? अगर टीचर के पढ़ाने से नहीं हो रहा कोई बात नहीं ना यार, खुद भी तो करोगे। सिलेक्शन आपको लेना, टीचर को नहीं लेना ना। टीचर तो अपनी जवानी में सिलेक्शन लेके आ चुका था। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टीचर तो डियर अपने टाइम पे सिलेक्शन लेकर के आ चुका है। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आपकी हेडेक है ना। तो आपको क्या करना है, उसके लिए अपने कस्टमाइज नोट्स बनाने हैं, अपने कस्टमाइज नोट्स बनाने हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, चलिए, ओके, तो बस इतना ही रखें आज। इंट्रोडक्शन में डियर आज इतना ही रखें, बाकी करते हैं डिस्कस हम लोग कल। ठीक है, चलिए, तो कल डियर स्टार्ट करेंगे हम लोग, कल हम स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डियर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? चलो, ओके, तो टेस्ट सीरीज का आपको मैंने क्लियर कर दिया कि मई में आपको जो मिलेंगे टेस्ट, दैट विल बी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट यू आर गोइंग टू गेट ऑन इन जून। ओके, फर्स्ट वीक ऑल्सो। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद डियर आप लोगों का। कल मिलते हैं डियर फिर से, धन्यवाद।